अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एथेनॉल मेटाबॉलिज्म। यानी हम जो भी शराब पीते हैं, मीन्स हम नहीं भी पीते, तो जो लोग शराब पीते हैं तो वो उनकी बॉडी में जो शराब जाती है, अल्कोहल एंटर होती है, तो वो किस तरह मेटाबोलाइज़ होती है। उसकी मेटाबॉलिज्म के 2 स्टेप हैं और 2 ही एंजाइम हैं। और इन एंजाइम का नाम क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो स्टेप्स कौन-कौन से हैं? पहला स्टेप है एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्जन, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में कन्वर्जन। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था। अल्केन से अल्कोहल में कन्वर्जन, ठीक हो गया। और देन अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्जन, फिर एल्डिहाइड से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन। ये हमारे पास जो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कन्वर्जन होती है, वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है। मीन्स कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करके हम क्या बनाएँगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाएँगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक हो गया। तो सिंपली इसमें क्या हुआ? ये एथेनॉल था, मीन्स अल्कोहल था। अल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट किया? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को फिर आगे एसिटिक एसिड में। तो हमारे पास दोनों स्टेप में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन से में क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा है, ठीक हो गया। मीन्स कि NAD पॉजिटिव आता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NAD पॉजिटिव आया और NADH में कन्वर्ट हो गया। पहले स्टेप को करवाने वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, दूसरे को करवाने वाला एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि जी इनका क्या इफेक्ट होता है कि मीन्स कि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों कम हो जाती है। अब हम ये देखते हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनमें से 2 ये हैं, पायरोवेट और ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस की बजाय और पाथवेज़ में डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब वो हमने देखना है कि अल्कोहल की एक्सेस मेटाबॉलिज्म की वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स किस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस को छोड़ के किसी और पाथवे की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है, ठीक हो गया। जिसमें एथेनॉल हमारे पास एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, एसिटाल्डिहाइड हमारे पास एसीटेट में या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। इन दोनों का रिएक्शन का जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बना? NADH। अब NADH के बढ़ने की ये NADH ओवरऑल बढ़ गया अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ। अब अगर एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म यानी अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तो NADH का लेवल ज़्यादा। अब NADH का लेवल क्या करेगा? इन 2 स्टेप के ऊपर इफेक्ट किस तरह करेगा वो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। अब पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है और लैक्टेट पायरोवेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है रिएक्शन, लेकिन जो हमारे पास NADH का इंक्रीज़ लेवल है, अगर NADH इंक्रीज़ है, तो तब हमारे पास पायरोवेट से लैक्टेट की तरफ कन्वर्जन हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर NAD पॉज़िटिव का लेवल ज़्यादा है, ठीक हो गया, तो लैक्टेट से पायरोवेट की तरफ कन्वर्जन ज़्यादा होगी। अब श्योरली हम इधर देख रहे हैं एक्सेस अल्कोहल की कंज़म्पशन से NADH का लेवल बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? पायरोवेट की लैक्टेट में कन्वर्जन को हमारे पास फैसिलिटेट करेगा। इससे अब उसको फैसिलिटेट करेगा तो लैक्टेट का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। अब लैक्टेट का लेवल बढ़ा तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी, ठीक हो गया। और लैक्टिक एसिडोसिस किस तरह हाइपर यूरिसीमिया करवाता है, ये वाला मैकेनिज़्म मैंने आपको एकदम पहले बताया था गाउट के टॉपिक में। मैं आपको दिखा देता हूँ। गाउट में मैंने आपको बताया था, गाउट की 2 केसेज़ हैं, एक अंडर एक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड और एक ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। उसकी अंडर एक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड की सेकेंडरी कॉजेज़ में एक थी हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस। हमने ये बात की थी जो लैक्टेट है और यूरिक एसिड है, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? सेम एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आगे हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं। मीन्स के दोनों सेम ट्रांसपोर्टर को यूज़ करते हैं जब इन्होंने ट्यूब्यूल्स में इंटर होना होता है। मीन्स के ब्लड से ट्यूब्यूल में एंट्री के लिए ये सेम एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्टर को यूज़ करते हैं। अगर लैक्टेट का लेवल ज़्यादा है, तो वो हमारे पास यूरिक एसिड को ब्लड से ट्यूब्यूल में एंटर नहीं होने देगा। वो इसके साथ कॉम्पिटिशन करेगा। मीन्स के जो एक्सेलेटरी ट्रांसपोर्टर होंगे वहाँ पे ये यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करेगा और खुद प्रेफरेंशियली हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सीडेट हो जाएगा। और सेकंड थिंग, बॉडी हमारे पास क्या करती है? यूरिक एसिड की बजाय लैक्टेट को ज़्यादा प्रेफर करती है कि वो एक्सीडेट हो। अब लैक्टेट की जब ज़्यादा एक्सीडेशन होगी, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से लैक्टेट अपने आप को प्रेफरेंशियली एक्सीडेट करवाएगा, तो यूरिक एसिड ब्लड में ही रहेगा, कोई यूरिन में रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी एक्सीडेशन को इंक्रीज़ लैक्टेट लेवल ने रोक दिया कम्पीट करके, ठीक हो गया। ये भी हमने मैकेनिज़्म देख लिया। सेकंड थिंग, ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास मैलेट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। अगर NADH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास ये फैसिलिटेट होगा। अगर NAD पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन फैसिलिटेट होगा। अब हमारे पास जो ऑक्सैलोएसीटेट है, ये हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक प्रिकर्सर है। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज़ होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो रेट है, वो कम होगा। अब जो होता है कि ऑक्सैलोएसीटेट वो NADH के इंक्रीज़ लेवल की वजह से खुद मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब
मैलेट में कन्वर्ट होने की वजह से अब इसकी तो कंसंट्रेशन कम होगी। जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, पायरुवेट की कंसंट्रेशन कम होगी, दोनों इंटरमीडिएट्स या हमारे पास यूँ कह लो कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, वो अमाउंट में अगर डिक्रीज़ होंगे तो श्योरली ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास ग्लूकोज़ की फॉर्मेशन नहीं होगी, ग्लूकोज़ की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बोथ पायरुवेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट जो कि प्रिकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, आर यूज्ड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सो द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज डिक्रीज। अब इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? पहला हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया, वो तो हम श्योरली देख चुके हैं हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बट हमारे पास ये उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा जहाँ पे ग्लाइकोजेंस की कंसंट्रेशन, जिन इंडिविजुअल्स में ग्लाइकोजेंस का स्टोर भी डेप्लेट होगा। अब हमारे पास अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे से हमें ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो बॉडी श्योरली यूज़ करेगी कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन पड़ा है, हम उसको तोड़ के हमारे पास ग्लूकोज बना लें और ग्लूकोज की कमी को दूर कर लें। बट क्या होता है कि जिन इंडिविजुअल्स में ग्लाइकोजन का स्टोर हमारे पास पहले से ही कम है, तो उन इंडिविजुअल्स में अल्कोहल की एक्सेस कंजप्शन हमारे पास बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी, क्योंकि जो हाइपोग्लाइसीमिया को कवर अप करने के लिए ग्लाइकोजन भी नहीं है। ठीक हो गया। अब ग्लाइकोजन की जो स्टोर है वो किन इंडिविजुअल्स में कम होगी? पहले तो वो इंडिविजुअल्स जो फास्टिंग पे चल रहे हैं, मीन्स कि जिन्होंने 2-3 दिनों से या काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया, ठीक हो, उनका ग्लाइकोजन डिग्रेड कर करके ग्लूकोज बना रहा है, तो उनमें तो ग्लाइकोजन का स्टोर कम होगा। तो उन अगर वो पर्सन जो काफ़ी दिनों से भूखा है, वो अल्कोहल की कंजप्शन करेगा, तो उस बंदे में सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोजन उसके पास है नहीं जो उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करे। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे था, वो अल्कोहल की एक्सेस मेटाबॉलिज्म ने हमारे पास इनहिबिट कर दिया। वो कैसे कि एनएडीएच का लेवल बढ़ा के इन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को डाइवर्ट कर दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस से डाइवर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये तो बहुत हमारे पास कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट है कि जो बंदा खुद फास्टिंग पे चल रहा है ना, उसको तो अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो अल्कोहल कंजप्शन करता है तो एक्सेस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से वो कोमा और डेथ के केस में भी जा सकता है। सेकंड थिंग, जो एक्सरसाइज करके आया, हार्ड एक्सरसाइज जो इसको काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे जिम की एक्सरसाइज होगी, तो अभी वो एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है और वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। अब वो उस पर्सन के अंदर उस जो एक्सरसाइज जिसने अभी जो एक्सरसाइज करके आया और काफ़ी टाइम के लिए किया उसने और काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज की है, और उसमें क्या होगा कि ग्लाइकोजन के स्टोर काफ़ी हद तक कम हो चुके होंगे, क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास ग्लूकोज की जो कमी है वो ग्लाइकोजन पूरी करता है। उसमें ऑलरेडी ग्लाइकोजन कम है, अब वो अगर अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसमें भी सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और सेकंड जो हमारे पास क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस है वो हमारे पास इंटॉक्सिकेशन लाइक सिम्पटम। अब जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो बिहेवियर्स में चेंजिंग होगी। वो कौन सी चेंजेस होंगी? एगिटेशन होगी, कम्बैटिवनेस होगी, इम्पेयर्ड जजमेंट होगी। ओके, आगे नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है कीटोएसिडोसिस। ठीक हो गया। कीटोएसिडोसिस में हमारे पास एक्चुअली ये पॉइंट है कि जो अल्कोहल की कंजप्शन अगर ज़्यादा हुई तो उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ, तो एनएडीएच के इंक्रीज लेवल ने ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट में डाइवर्ट कर दिया। ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास क्या करता था, हमारे पास टीसी साइकिल में इंटर होता था, मतलब जो पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि जी एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास इधर से ऑक्सैलोएसीटेट के साथ क्या करता था, बाइंड करता था और क्या बनाता था, सिट्रेट बनाता था। अब ये तो हमारे पास टीसी साइकिल का पहला स्टेप है। अगर हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन कम है तो श्योरली हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम को अब दिखेगा कि जो ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन कम है, वो तो इसके साथ बाइंड करके सिट्रेट नहीं बना सकता। मीन्स के टीसी साइकिल का जो रेट है, ठीक होगा, वो ओवरऑल कम हो गया। अब जब टीसी साइकिल नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में अल्टरनेटिव पाथवे में डाइवर्ट हो जाएगा। वो क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोजेनेसिस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अब कीटोजेनेसिस की तरफ डाइवर्ट हो गया तो कीटोन बॉडीज बनेगा। अब जब कीटोन बॉडीज का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कीटोएसिडोसिस हो जाएगी, कीटोएसिडोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो कीटोएसिडोसिस का पॉइंट क्या है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट, एसिटाइल कोएंजाइम इज डाइवर्टेड टू क्रिएट कीटोन बॉडीज अल्टरनेटिव पाथवे। तो गाइस ये हमारे पास था एथेनॉल मेटाबॉलिज्म। आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें 2 स्टेप कौन से हैं, अल्कोहल की एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्जन और एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन, और इसके 2 प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पायरुवेट और ऑक्सैलोएसीटेट ये हमारे पास एक्सेस अल्कोहल की कंजप्शन से किस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस से डाइवर्ट हो जाते हैं। और ये हमने मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर लिया। बाकी हमने देख लिया कि लैक्टिक एसिडोसिस किस तरह हाइपरयूरेसिमिया करवाता है, जो गाउट में भी बताया था और इस लेक्चर में भी आपको बता दिया। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस में हमने देखा पहला को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्यों, और उन इंडिविजुअल्स में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा जिनमें ग्लाइकोजन के स्टोर कम होंगे। 2 इंडिविजुअल्स जो कि एक तो वो जो फास्टिंग पे चल रहे हैं, दूसरा वो जिन्होंने जो अभी हैवी एक्सरसाइज करके आए हैं, और सेकंड जो हमारे पास इंटॉक्सिकेशन लाइक सिम्पटम जो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बिहेवियर में चेंजिंग होगी, एगिटेशन, कम्बैटिवनेस, इम्पेयर्ड जजमेंट। आगे हमारे पास कीटोएसिडोसिस का पॉइंट आपको बताया कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलकर क्या बनाता था, सिट्रेट, और आगे टी से साइकिल कंटिन्यू होता था। अब ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन कम हो गई, हमारे पास
एनएडीएच के लेवल के बढ़ने की वजह से, वो बड़ा अल्कोहल की एक्सेस कंज़म्पशन की वजह से, अब वो हमारे पास ऑक्ज़ैलोएसीटेट की जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो एसिटाइल कोएंजाइम के पास अब टी साइकिल वाला तो पाथवे नहीं चल सकता। वो क्या होगा कि वो टी साइकिल की बजाय खुद डाइवर्ट हो जाएगा कीटोजेनेसिस की तरफ। जब कीटोजेनेसिस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कीटोएसिडोसिस। तो ये हमारे पास एथेनॉल मेटाबॉलिज़्म और उसका क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस।